वेलकम टू माय चैनल कहानी बड़ी बहू भाग 8। देवकी चाय लेकर कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि जसकर्ण अभी भी खराटे मारकर सो रहा था। देवकी को कुछ शरारत सूझी और उसने जसकर्ण के मुंह पर ठंडे पानी की छींटे मारते हुए कहा, बाबूजी अब उठ भी जाओ, पूरी रात भर ऐसे ही खराटे मारते रहे हो। लो अब सुबह की गर्मा गर्म चाय की चुस्की लो। ठंडे पानी की छींटे पड़ते ही जसकर्ण की नींद खुल गई। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, ओहो मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था। चलो ठीक किया तुमने जो सुबह सुबह चाय लेकर आ गई। तुम बैठो, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आया। यह कहकर जसकर्ण गुस्ल खाने की ओर चला गया। बाहर फूफा जी नीम पेट के नीम के दांतों से अपने टूटे फूटे दांतों को साफ करने में जुटे थे। जसकर्ण को देखते ही फूफा जी बोले, अरे लल्ला तू ससुराल में भी इतनी जल्दी उठ गया? अरे ससुराल में तो आराम से उठना चाहिए, क्या रात में नींद नहीं आई? या फिर तुझे यहाँ भी सुबह सुबह खेत में पानी लगाने जाना है? तू मुझे नहीं देखता? मैं जब भी अपने ससुराल आता हूँ तो पूरी थकान मिटाकर ही वापस जाता हूँ। यह कहकर फूफा जी ने जोर का ठहाका मारा। उनकी रावण जैसी हंसी से घर में सोए सभी लोगों की नींद टूट गई। जसकर्ण ने फूफा जी को राम राम कही और फिर मुस्कुराते हुए पूछा, फूफा जी आगे का क्या प्लान है? अब तो हो गई मेहमानदारी, चलो नाश्ता पानी करके चलते हैं अपने मौजपुर। धनवाराम ने जसकर्ण की ओर घूर कर देखा और कटाक्ष करते हुए कहा, क्या ससुराल की रोटी रास नहीं आ रही है लल्ला? अरे अभी कल शाम को ही तो यहाँ पहुंचे हो, कम से कम हफ्ते भर तबीयत से रहो यहाँ। मौजपुर तो नाम का ही मौजपुर है, वहाँ ऐसे ठाठ कहाँ। अरे इसी बहाने तेरे साथ हम भी 2-4 दिन इधर घूम फिर लेंगे। जसकर्ण ने भी फूफा जी के कटाक्ष का जवाब उन्हीं के शब्दों में देते हुए धीरे से उनके कान में कहा, फूफा जी यहाँ आकर तुम भी पलटी मार रहे हो? कल तक तो कह रहे थे कि ससुराल में ज़्यादा दिन ठहरकर दामाद की इज्जत जाती रहती है, लेकिन कल रात को यहाँ का नमक क्या खाया है कि लगे हो सुबह सुबह यहाँ का गुणगान करने। जसकर्ण के कटाक्ष में तीखापन था, इसलिए फूफा जी ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो? मैं भी तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता फिरूं? जा अब जाकर चाय पानी पी ले। जसकर्ण फूफा जी की इस बात का अदब करते हुए सीधे अपने कमरे में चला आया। उसने कमरे में घुसते ही देवकी बोली, चाय तो ठंडी हो गई होगी, क्या दोबारा गर्म करके लाऊं? जसकर्ण ने चाय का गिलास छूकर देखा और बोला, नहीं नहीं अभी तो चाय बहुत गर्म है। क्या तुमने भी अभी तक चाय नहीं पी? देवकी बोली, आपका इंतजार कर रही थी, सोचा एक साथ बैठकर चाय पियेंगे। जसकर्ण ने कहा, अच्छा तो ठीक है, लो अब तुम भी चाय लो। यह कहकर दोनों चाय पीने लगे। जसकर्ण का ध्यान न जाने कहाँ था, इसलिए चाय पीते वक्त उसने देवकी से कोई बात नहीं की। देवकी जसकर्ण के इस व्यवहार से बहुत निराश थी। उसे लगा जैसे जसकर्ण उससे परसों रात की बात का बदला ले रहा है। चाय पीने के बाद उसने दोनों गिलास उठाए और रसोई घर की ओर जाने लगी। तभी जसकर्ण ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, देवकी मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग आज ही वापस अपने गांव लौट जाएं। मैं अभी बाबूजी से बात करूँगा और यदि वो राजी हो जाएंगे तो हम नाश्ता करके अभी सुबह सुबह ही गांव वापस लौट जाएंगे। तुम चाहो तो कुछ दिन यहीं रुक जाओ, मेरी छुट्टी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं अगले सप्ताह वापस ड्यूटी पर लौट जाऊँगा। देवकी ने जसकर्ण के मुख से यह बात सुनी तो उसका चेहरा उदास हो गया। वह सोच रही थी, क्या भगवान ने मेरे लिए ऐसा ही आदमी बनाया होगा? देखो तो कैसी बातें कर रहा है। शादी के 2 दिन भी नहीं हुए और इसे अपनी नौकरी की चिंता सताने लगी है। लगता है जैसे इसको मुझसे ज़्यादा अपनी नौकरी ही प्यारी है। शादी से पहले तो चिट्ठियों में खूब मीठी मीठी बातें लिखता था, लेकिन शादी के बाद तो इनका मिजाज ही बदल गया है। मुझे नहीं मालूम था कि इनका स्वभाव इतना रूखा है, वरना मैं इस शादी के लिए मना ही कर देती। देवकी ने जसकर्ण की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप रसोई घर में चली आई। बेटी का उदास चेहरा देखकर तारा ने उनसे पूछा, अब क्या हुआ बेटी? तू तो दामाद जी के साथ 2 पल के लिए भी नहीं बैठ रही है। माँ की बात सुनकर देवकी की आंखों में आंसू छलक आए। सिसकते हुए वह बोली, माँ ऐसे निर्मोही आदमी के साथ कौन बैठेगा? वह तो कह रहे हैं कि हम लोग आज ही अपने गांव लौट रहे हैं। देवकी की बात सुनकर तारा बोली, दामाद जी को इतनी जल्दी घर जाने की क्या लगी है? तू रुक, मैं अभी तेरे बाबूजी से बात करती हूँ कि समधी जी से कहेंगे कि कम से कम 1 सप्ताह तक दामाद जी को यहाँ रुकने को कहेंगे। तूने पूछा नहीं उनसे कि जब इतनी जल्दी वापस लौटना था तो कुछ दिन रुककर ही यहाँ आते? तू कल ही तो मायके आई है, क्या पहली बार तुझे खाली हाथ ऐसे ही घर से विदा कर दें? देवकी ने सिसकते हुए कहा, मुझे तो कुछ दिन यहीं रुकने को कह रहे हैं, लेकिन साथ में यह भी कहते हैं कि मैं अगले सप्ताह ड्यूटी पर दिल्ली लौट जाऊंगा। तारा बोली, ऐसे कैसे छोड़ देंगे वह तुम्हें यहाँ? कहीं तूने दामाद जी को कुछ कहा तो नहीं जो वह तुझे यहाँ छोड़ने की बात कह रहे हैं? देवकी ने अपनी बात को छिपाते हुए कहा, नहीं माँ, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा उनको, न जाने अपने आप ही क्यों नाराज से लग रहे हैं। तारा ने बेटी को समझाते हुए कहा, ठीक है, यदि दामाद जी आज ही वापस जाने की बात कर रहे हैं तो तू अब भी
उनके साथ आज ही वापस चले जा। नई नई शादी है, इसलिए तुम दोनों को एक साथ अधिक से अधिक समय गुजारना चाहिए, तभी तो एक दूसरे की बात को समझोगे। अभी मैं चाय लेकर बैठक में जाती हूँ। समधी जी से भी पूछ लूंगी कि इस बार में उनकी क्या मनसा है। इसके बाद तारा ने चाय की केतली और गिलास उठाए और बैठक में चली आई। भोलाराम बैठक में बैठे मेहमानों से बातचीत कर रहा था। तारा ने मेहमानों को चाय परोसी तो यह देखकर भोलाराम बोला, अरे अमित की माँ, चाय के साथ कुछ मीठा और नमकीन भी ले आती। तारा ने कहा, ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। जिससे ही तारा रसोई घर की ओर आई, भोलाराम भी उसके पीछे पीछे चला आया। तारा ने 2 थालियों में नमकीन और मिठाई रखी और भोलाराम को थालियां पकड़ाते हुए कहा, सुनो जी, दामाद जी क्या कह रहे हैं? देव की बेटी कह रही है कि वे आज ही वापस लौट रहे हैं। देव की कल ही तो मायके आई है, फिर इतनी जल्दी लौटेगी तो हमसे तो अभी तक कुछ तैयारी भी नहीं की है। आप समधी जी से कहो कि वे दामाद जी को समझाए कि कम से कम 1 सप्ताह तो देवकी के साथ यहाँ रुके। भोलाराम ने तारा को झिड़कते हुए कहा, तू भी सुबह सुबह क्या बकवास कर रही है? दामाद जी ने देवकी से ऐसे ही मजाक किया होगा। तुम औरत लोग ऐसे ही बात का बतंगड़ बनाकर घर और रिश्तेदारी का माहौल खराब करती रहती हो। यह कहकर भोलाराम बैठक की ओर चला आया। अभी मेहमान लोग चाय की चुस्कियां ले ही रहे थे कि तारा भी देवकी के साथ बैठक में चली आई। बैठक में पहुंचते ही देवकी ने घूंघट कर लिया। तारा ने बोला राम से पूछा, समधी जी को पूछ तो लेते कि क्या ये लोग सच में आज ही वापस लौट रहे हैं। धनवाराम ने तारा देवी की बात सुन ली तो उसने मजाक में कहा, क्या बात है, लगता है आप लोग तो एक ही रात में मेहमानों से उकता गए हैं। भिखूराम ने भी तारा देवी की बात सुनकर भोलाराम की ओर देखा और कहा, हाँ, हम लोग यहाँ ज़्यादा दिन रुक कर क्या करेंगे? कल हम लोग भी बड़ी जल्दी में इधर आ गए, अभी तो मेहमान लोगों की विदाई भी नहीं हुई थी। आप इजाज़त दें तो आज शाम को हम लोग वापस लौट जाएंगे। भोलाराम ने कहा, क्या बात करते हो समधी जी, देव की पहली बार मायके आई है तो मैं इतनी जल्दी भला बेटी और मेहमानों को विदा कैसे कर सकता हूँ? गांव समाज में भी लोग क्या कहेंगे? भिखूराम अभी भोलाराम की बात का कुछ जवाब देता कि तभी जसकर्ण भी बैठक में पहुंच गया। जसकर्ण को देखते ही तारा बोली, दामाद जी को न जाने इतनी जल्दी घर वापस जाने की क्या लगी है? सुबह उठते ही देव से कह दिया कि हम नाश्ता करके अभी वापस लौट रहे हैं। देखो तब से बेचारी कितनी उदास है। तारा ने जब यह बात बताई तो भिखूराम ने बेटी का पक्ष लेते हुए धनुआ की ओर इशारा करते हुए कहा, इसको किसी ने कह दिया होगा कि ज़्यादा दिन ससुराल की रोटी मत तोड़ना। धनुआराम ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं मित्र, सच कह रहा हूँ, मैंने जसकर्ण को ऐसा कुछ नहीं कहा है। ये तो खुद थोड़ी देर पहले मौजपुर वापस लौटने की बात कह रहा था। मैं भला इसको ऐसी सलाह क्यों देता? आप चाहो तो जसकर्ण से ही पूछ लो। फूफा जी की बात सुनकर जसकर्ण ने कहा, फूफा जी को तो हर वक्त मजाक ही सूझती रहती है। अब ठीक तो हो गया, शादी का सारा काम ठीक ठाक निभ गया, अब आगे ससुराल आना जाना तो लगा ही रहेगा। देवकी की जिद थी तो हमने उसकी बात मानते हुए उसे मायके छोड़ ही दिया है। 1 आधा महीना उसे यहीं रहने देते हैं, इसके बाद आप लोग उसे मौजपुर छोड़ देना। बैठक में बैठे लोग जसकर्ण की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। भोलाराम अक्ल से बोला न था, इसलिए जसकर्ण की बातों को समझ बूझ कर बोले, जमाई बाबू ठीक ही तो कहते हैं, अगले माह मैं खुद देवकी को उसके ससुराल छोड़ आऊँगा। तारा ने भोलाराम की ओर घूरते हुए देखा और फिर देवकी की ओर इशारा करके बोली, देख लिया बेटी, अब तो तेरे बाबूजी भी दामाद जी की हाँ में हाँ मिलाने लगे हैं। तभी तो कहते हैं सास ससुर को बेटी से अधिक दामाद प्यारा होता है। इनको इस बात की भी फिक्र नहीं है कि शादी के दूसरे दिन ही बेटी के मायके चले आने पर लोग क्या कहेंगे। इसके बाद उसने जसकर्ण से पूछा, बेटा हमारी तो इच्छा है कि सभी मेहमान लोग भी 2-4 दिन यहाँ रुके, फिर भी यदि समधी जी को घर पर कोई जरूरी काम हो तो बात अलग है, लेकिन तुम और देवकी तो कम से कम 2-4 दिन यहीं रुक जाते हैं। इसके बाद वह तुम्हारे साथ ही वापस अपने ससुराल चली जाएगी और यह सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। धनुआराम को फिर मजाक सूझी और भिखूराम की ओर देखकर वह बोला, देख लिया भिखू चौधरी, अपने बड़े दामाद को इस तरह मान सम्मान देते हैं। सारे मेहमान एक तरफ हो तो भी दामाद जी का पलड़ा भारी ही रहता है। भिखूराम ने कहा, सही कहते हो जीजाजी, तभी तो तुम्हारी हर जगह इतनी चलती है। भिखूराम के इतना कहते ही धनुआराम ने एक बार फिर जोर का ठहाका मारा और बैठक में अभी तक जो तनाव जैसा माहौल था वह कुछ हल्का सा हो गया। इसके बाद भिखूराम ने जसकर्ण से पूछा, अरे बेटा जसकर्ण, समधी जी सही तो कह रही हैं, हम लोग आज वापस चले जाते हैं, तुम 2-4 दिन रुक कर बहू के साथ ही वापस चले आना। जसकर्ण ने पिता की बात सुनकर कहा, पिताजी मैं तो सोच रहा था कि मैं भी आपके साथ घर के जरूरी कामों में हाथ बंटाऊंगा, लेकिन अब आपकी यही इच्छा है तो मैं और देवकी परसों चले आएंगे। जसकर्ण की बात सुनकर तारा और भोलाराम मन ही मन प्रसन्न थे। उन्हें लगा कि आखिर दामाद जी ने उनकी एक बात का मान रख दिया। देवकी भी अपनी मां की सूझबूझ वाले निर्णय से अब प्रसन्न थी। इसके बाद तारा और देवकी रसोई घर में चले आए। भोलाराम ने भिखूराम और मेहमानों को भी
अगले दिन लौटने का अन्य विनय किया, लेकिन भिखूराम अपनी बात पर अड़ा रहा। तो भोलाराम मेहमानों की विदाई की तैयारी में लग गया। मेहमानों के लिए सुबह का नाश्ता तारा और राधा ने तैयार किया। तारा ने देवकी को दामाद जी की सेवा में लगा दिया। वह नहीं चाहती थी कि मुश्किल से बनी बनाई बात पुनः बिगड़े, इसलिए उसने देवकी को सावधान करते हुए हिदायत दी कि दामाद जी को किसी भी चीज़ की कमी महसूस न हो। दिन के भोजन के बाद भोलाराम ने मेहमानों को बड़े आदर सत्कार के साथ विदा कर दिया। धनवाराम और भिखोराम को कुर्ता धोती और टोपी के साथ 151 रुपये सगुन के तौर पर मिले, तो कैलाश को पैंट बुशर्ट व 101 रुपये सगुन के लिफाफे में रखे गए थे। इतनी अच्छी आवभगत व सम्मान के साथ विदाई से सभी मेहमान खुश थे। इस तरह जसकरण और बहू को 2-4 दिन बाद वह घर वापस लौटने की बात कहकर भिखोराम अन्य मेहमानों के साथ वापस लौट आया। कहानी जारी है, अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में।